जिस किले ने कभी बादलों को अपना पर्दा बनाया, जिसकी दीवारों ने सल्तनतों को जन्म लेते देखा, आज वही किला खामोश क्यों है? क्या मांडू सिर्फ बाहरी आक्रमणों से टूटा या इसे अंदर से खोखला कर दिया गया? आज हम जानेंगे मांडू के वैभव के पीछे छिपा अहंकार, दरबारों की साजिशें और वो गलत फैसले जिन्होंने एक पूरी राजधानी को खंडहर बना दिया। ये कहानी है शक्ति के नशे की और समय की सबसे बड़ी सजा की। आप देख रहे हैं टच माई हार्ट R.M और ये है मांडू किले का पतन भाग 2। मांडू किले का भाग्य जैसे उसके वैभव के साथ ही किसी अदृश्य पतन की ओर भी बढ़ रहा था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां अत्यधिक ऐश्वर्य, सत्ता और सुख एकत्र होते हैं, वहां संघर्ष, षड्यंत्र और विनाश भी जन्म लेते हैं, और मांडू इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। दिलावर खान गौरी और होशंग शाह के बाद जब मालवा सल्तनत की बागडोर खिलजी वंश के हाथों में आई, तब मांडू ने अपनी भव्यता की चरम सीमा देखी, विशेषकर महमूद खिलजी और ग्यासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जब यह दुर्ग केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं रहा बल्कि विलासिता, कला और शाही शौकों का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन खिलजी ने मांडू को एक ऐसा स्वर्ग बनाने की कोशिश की जहां युद्ध और राजनीति से दूर केवल सुख और सौंदर्य का साम्राज्य हो, जिसके लिए उसने हजारों स्त्रियों, सेवकों और कलाकारों के लिए अलग अलग महल, बाग और जलकुंड बनवाए, और यही विलासिता धीरे धीरे सल्तनत की जड़ों को खोखला करने लगी। मांडू की दीवारों के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ने लगा, दरबारों में षड्यंत्र रचे जाने लगे, और वही दुर्ग जो कभी सुरक्षा का प्रतीक था, अब अंदर ही अंदर टूटने लगा। इतिहास बताता है कि इसी काल में मांडू की जल व्यवस्था, स्थापत्य और कला तो चरम पर थीं, पर राजनीतिक स्थिरता कमजोर हो चुकी थी, जिससे बाहरी आक्रमणों के लिए रास्ते खुलते चले गए। समय बदला और मांडू पर अफगान शासक बाज बहादुर का अधिकार हुआ, और यहीं से मांडू के इतिहास में प्रेम का वह अध्याय जुड़ता है जिसने इसे अमर कर दिया। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा। कहा जाता है कि रूपमती मंडप से हर सुबह नर्मदा नदी के दर्शन किए बिना जल ग्रहण नहीं करती थी, और बाज बहादुर ने उसके लिए संगीत, कला और प्रेम से भरा एक संसार रच दिया। पर इतिहास का क्रूर नियम यही है कि प्रेम और सत्ता साथ साथ अधिक समय तक नहीं टिकते। मुगल सम्राट अकबर की सेनाएं जब मालवा की ओर बढ़ी, तब मांडू की दीवारें भी उस तूफान को रोक न सकीं, और बाज बहादुर को पराजय का सामना करना पड़ा। रूपमती की मृत्यु को लेकर इतिहास मौन है, कुछ इसे आत्मबलिदान कहते हैं, कुछ विषपान, और कुछ इसे इतिहास का सबसे बड़ा अधूरा रहस्य मानते हैं। यही से मांडू का वह पतन शुरू होता है, जिसके बाद यह दुर्ग फिर कभी अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर सका। मुगल शासन में मांडू का उपयोग तो हुआ, पर वह राजधानी नहीं रहा। धीरे धीरे प्रशासनिक केंद्र अन्य शहरों में स्थानांतरित होते गए, और मांडू केवल एक रणनीतिक ठिकाने और विश्राम स्थल तक सिमट गया। मराठा काल में यह क्षेत्र संघर्षों से गुजरा, पर किसी ने भी मांडू को फिर से वैसा बनाने का प्रयास नहीं किया जैसा वह कभी था, और ब्रिटिश शासन आते आते मांडू एक वीरान, खामोश और रहस्यमय खंडहर में बदल चुका था। लेकिन पतन के बावजूद मांडू की आत्मा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इसकी हर टूटी दीवार, हर झुकी हुई मेहराब और हर सूनी बावड़ी आज भी उस समय की गवाही देती है जब यह दुर्ग सत्ता का केंद्र था। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि मांडू केवल उजड़ा हुआ किला नहीं, बल्कि एक जीवित स्मृति है, जहां रात के समय कुछ स्थानों पर अजीब सन्नाटा, ठंडी हवाएं और असामान्य अनुभूतियां महसूस की जाती हैं, जिन्हें विज्ञान भले ही न माने, पर लोकविश्वास आज भी जीवित हैं। मांडू का इतिहास यह सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, बल्कि संतुलन, संयम और दूरदृष्टि से चलता है।
और जब यह संतुलन टूटता है तो सबसे मजबूत किले भी समय के आगे झुक जाते हैं। इस प्रकार मांडू किला भाग 2 में हमें केवल उसके निर्माण और वैभव से आगे ले जाकर उसके पतन, प्रेम, विश्वासघात और रहस्य के उस अंधेरे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां इतिहास और कल्पना एक दूसरे में घुल जाते हैं। और यही कारण है कि मांडू आज भी केवल देखने की जगह नहीं बल्कि समझने और महसूस करने का अनुभव बन जाता है। और इसी बिंदु से मांडू किले की कथा और भी गहरी और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब यह कहानी केवल शासकों, युद्धों या प्रेम तक सीमित नहीं रहती बल्कि मानव अहंकार, नियति और समय की क्रूरता का दर्पण बन जाती है। जब मांडू अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था तब भी उसके भीतर की इमारतें जैसे किसी चमत्कार से खड़ी रहीं, मानो वे स्वयं जानती हों कि एक दिन लोग फिर लौटेंगे, इतिहास को टटोलेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या था जो इस दुर्ग को इतना विशेष बना गया। मांडू की गलियों में पसरा सन्नाटा दरअसल शोर से भरे उस अतीत की प्रतिक्रिया है जहां कभी घुंघरुओं की आवाजें थीं, संगीत की महफिलें सजी थीं, कवियों की पंक्तियां गूंजती थीं और दरबारों में सत्ता के निर्णय लिए जाते थे। मांडू की एक खास बात यह भी रही कि यहाँ सत्ता के साथ साथ कला को संरक्षण मिला। यही कारण है कि यहाँ संगीत, स्थापत्य और उद्यान निर्माण एक साथ विकसित हुए और यह दुर्ग केवल सैनिकों का नहीं बल्कि कलाकारों और विद्वानों का भी आश्रय बना। कहा जाता है कि बाज बहादुर स्वयं एक कुशल संगीतज्ञ था और उसकी रागनियों की गूंज आज भी लोक कथाओं में जीवित है। और जब उन कथाओं में रानी रूपमती की छवि जुड़ती है तो मांडू इतिहास से आगे बढ़कर एक भावनात्मक प्रतीक बन जाता है। परंतु समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मुगलों के बाद मराठों और फिर अंग्रेजों के आगमन ने मांडू को प्रशासनिक नक्शे से लगभग मिटा दिया और यह दुर्ग धीरे धीरे प्रकृति के हवाले हो गया। जहां बरसात में बेलें दीवारों पर चढ़ने लगी, पेड़ों ने महलों के बीच अपनी जड़ें फैला लीं और बादल इस किले के स्थायी साथी बन गए। लेकिन यही प्रकृति मांडू की शत्रु नहीं बल्कि उसकी संरक्षक बन गई, क्योंकि जिस एकांत और उपेक्षा ने इसे उजाड़ा उसी ने इसे पूरी तरह नष्ट होने से भी बचा लिया। आज जब पुरातत्वविद और इतिहास प्रेमी मांडू आते हैं तो वे केवल इमारतों का अध्ययन नहीं करते बल्कि यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह एक शक्तिशाली राजधानी धीरे धीरे स्मृति में बदल जाती है। मांडू यह भी सिखाता है कि किसी सभ्यता का अंत उसके पतन से नहीं होता बल्कि उसकी कहानियों के जीवित रहने से होता है। और शायद इसी कारण मांडू आज भी फिल्मों, साहित्य, लोकगीतों और डिजिटल माध्यमों में बार बार लौट कर आता है। रात के समय जब किले के ऊपर चांदनी फैलती है और दूर घाटियों से हवा उठकर आती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो यह दुर्ग अब भी किसी से संवाद करना चाहता हो, कहना चाहता हो कि उसने वैभव भी देखा है और विनाश भी, प्रेम भी जिया है और विश्वासघात भी, और इन सब के बाद भी वह खड़ा है, टूटा हुआ सही पर समाप्त नहीं। इस प्रकार मांडू किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि शक्ति अस्थायी होती है पर स्मृति स्थायी होती है, और जो स्थान अपने भीतर इतनी कहानियां समेटे हुए हो वह कभी वास्तव में मरता नहीं। भाग 2 यहीं पर हमें उस मोड़ पर छोड़ता है जहां मांडू पूरी तरह अतीत बन चुका है, लेकिन उसके रहस्य अभी भी अधूरे हैं और शायद यही अधूरापन उसे सदियों बाद भी उतना ही आकर्षक, उतना ही भयावह और उतना ही जीवंत बनाए रखता है। और इसी अधूरेपन के भीतर मांडू किले का सबसे गहरा सत्य छिपा है, क्योंकि यह दुर्ग केवल अपने सुनहरे अतीत की कहानी नहीं सुनाता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक मौन संदेश भी देता है कि समय के सामने कोई भी वैभव स्थायी नहीं होता। मांडू की खामोश प्राचीरें आज भी यह याद दिलाती हैं कि जिस स्थान पर कभी शाही फरमान लिखे जाते थे वहीं बाद में घास उगाई, और जहां कभी सेनाओं की पदचाप गूंजती थी वहां अब केवल हवा की सीटी सुनाई देती है।
मांडू का हर खंडहर अपने आप में एक अध्याय है, कहीं शक्ति का, कहीं अहंकार का, कहीं प्रेम का और कहीं पछतावे का। और इन सभी अध्यायों को जोड़ने पर जो पुस्तक बनती है वह किसी एक राजा या एक युग की नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सामूहिक कथा है। कहा जाता है कि कुछ रातों में जहाज महल के आसपास पानी में पड़ती चांदनी अजीब तरह से हिलती है, मानो अतीत की परछाइयां उसमें तैर रही हों, और हिंडोला महल की ढलवा दीवारें अंधेरे में खड़ी होकर किसी अदृश्य भार को थामे हुए हों, जैसे वे अब भी उस समय को संभाले रखना चाहती हों जब मांडू जीवित था। स्थानीय बुजुर्गों का विश्वास है कि मांडू ने जितना वैभव देखा उतना ही दुर्ख भी झेला, और शायद इसी संतुलन ने इसे पूर्ण विनाश से बचा लिया। इतिहास के पन्नों में भले ही मांडू का अंत एक पतन के रूप में दर्ज हो, पर वास्तविकता यह है कि मांडू कभी समाप्त नहीं हुआ, वह केवल रूप बदलकर स्मृति में समा गया। आज जब आधुनिक दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तब मांडू जैसे स्थान हमें ठहरकर सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या हम भी वही भूलें दोहरा रहे हैं। क्या हमारा वैभव भी एक दिन इसी तरह खंडहरों में बदल जाएगा। मांडू किला इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि वह कितना भव्य था, बल्कि इसलिए कि वह हमें यह सिखाता है कि सत्ता, प्रेम और कला तीनों तभी तक जीवित रहते हैं जब तक उनमें संतुलन बना रहे। जैसे ही यह संतुलन टूटता है, सबसे मजबूत दीवारें भी दरकने लगती हैं। और शायद यही कारण है कि मांडू आज भी बादलों के बीच खड़ा होकर, समय की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप यह कहता प्रतीत होता है, मैंने सब कुछ देखा है, और जो मैंने देखा है वही तुम्हारा भविष्य भी हो सकता है। और इसी चेतावनी की गूंज मांडू किले को साधारण ऐतिहासिक स्थल से उठाकर दार्शनिक प्रतीक बना देती है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर केवल अतीत नहीं दिखता, बल्कि भविष्य की परछाई भी दिखाई देती है। मांडू की ऊंचाई से नीचे फैली घाटियों को देखते हुए यह एहसास होता है कि सत्ता हमेशा ऊपर बैठकर नीचे को देखती है, पर अंतः समय ऊपर बैठे हर सिंहासन को नीचे उतार देता है। मांडू के शासकों ने सोचा होगा कि यह दुर्ग अजेय है, चारों ओर गहरी खाइयां, ऊंची दीवारें, दुर्गम रास्ते, पर वे भूल गए कि सबसे बड़ा आक्रमण बाहर से नहीं, भीतर से होता है। और वही भीतर का क्षय मांडू को धीरे धीरे खोखला करता चला गया। दरबारों में बढ़ती विलासिता, सत्ता के लिए आपसी संघर्ष, प्रजा से बढ़ती दूरी और वास्तविकता से कटता हुआ शासक वर्ग, ये सब मांडू के पतन के मौन कारण बने, जिनका उल्लेख इतिहास कम और खंडहर ज्यादा करते हैं। जब हम आज मांडू की टूटी सीढ़ियों पर चलते हैं, तो हर कदम जैसे उन गलत निर्णयों की गिनती करता है जो कभी शक्ति के नशे में लिए गए थे। मांडू की हवाओं में आज भी एक अजीब सी ठंडक है, जो केवल मौसम की नहीं, बल्कि उस स्मृति की है जो बताती है कि यहाँ कभी जीवन अपने चरम पर था। स्थापत्य की दृष्टि से मांडू आज भी यह सिद्ध करता है कि उस युग के शिल्पकार केवल पत्थर तराशने वाले कारीगर नहीं थे, बल्कि समय के शिल्पी थे, जिन्होंने ऐसी संरचनाएं खड़ी की जो सदियों बाद भी प्रश्न पूछती हैं। मांडू का हर गुंबद, हर मेहराब और हर जलकुंड यह दर्शाता है कि मानव ने जब प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाया, तब उसने सौंदर्य रचा, और जब प्रकृति को अनदेखा किया, तब वही सौंदर्य उसे निगलने लगा। आज मांडू में उग आए पेड़, दीवारों को जकड़ती जड़ें और पत्थरों पर फैलती काई किसी विनाश का संकेत नहीं, बल्कि एक नए संतुलन का प्रतीक हैं, जहां मानव की बनाई सभ्यता प्रकृति के साथ मिलकर एक नई कथा रच रही है। मांडू इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह हमें यह समझाता है कि इतिहास केवल विजेताओं का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि उन भूलों का संग्रह भी होता है जिनसे सीखकर आगे बढ़ा जा सके। भाग 2 का यह विस्तार हमें उस मानसिक यात्रा पर ले जाता है जहां मांडू अब केवल एक स्थान नहीं रहता, बल्कि एक विचार बन जाता है। विचार इस बात का कि जो कुछ भी अत्यधिक है
वह टिकता नहीं और जो संतुलित है वही अमर होता है। और शायद इसी संतुलन की तलाश में आज भी लोग मांडू आते हैं, बादलों के बीच खड़े होकर खामोशी से उसकी दीवारों को देखते हैं और बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझकर लौट जाते हैं। मांडू उजड़ गया, महल खामोश हो गए, दरबार मिट्टी बन गए, लेकिन सवाल अभी जिंदा है। क्या मांडू का अंत यहीं हुआ, या इसके खंडहरों में आज भी कोई कहानी सांस ले रही है? क्या रानी रूपमती की प्रतीक्षा आज भी रूपमती मंडप से नर्मदा को देखती है? और क्या मांडू की रातें अब भी अतीत की गवाही देती हैं? इन सवालों के जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि मांडू की हवाओं में छिपे हैं। भाग 3 में हम खोलेंगे मांडू के सबसे गहरे रहस्य, लोक कथाएं, डर और वो सच जो शायद कभी लिखा ही नहीं गया। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करें, CHANNEL को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या मांडू सच में एक जीवित इतिहास है? आप देख रहे थे टच माई हार्ट R.M। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।